हाय दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि क्यों डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करें, तो चूँकि वो प्रॉब्लम मैंने C++ में डिस्कस करी थी, फिर मैंने चूँकि कमिट किया है कि मैं हर प्रॉब्लम को C++ और पाइथन दोनों में ही करूँगा, तो उसी वादे को निभाते हुए मैं दोबारा उसको आगे बढ़ा रहा हूँ पाइथन में। पाइथन में एक समस्या है कि चूँकि मैं बैक ट्रैकिंग का और रिकर्जन के वीडियोज़ भी मैं डाल रहा हूँ लगातार, पाइथन से भी C++ से भी, लेकिन मैंने देखा कि C++ को देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। जैसे अगर मैंने कहा 100 लोगों ने C++ में देखा तो 10 लोग देख रहे हैं पाइथन में। तो इसलिए चूँकि दोनों लैंग्वेज पे रिकॉर्ड करना बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि एक पे अपने 15-20 मिनट आपने दिया, फिर दोबारा उसी काम को 15-20 मिनट करिए, और समय आप जानते ही हैं मेरे पास कितना मुश्किल से मिलता है। तो अगर पाइथन पे ज़्यादा लोग देखने वाले नहीं हैं तो मुझे लगता है कि मुझे पाइथन वाला क्लोज कर देना चाहिए। फिर भी मैं अपना प्रयास जारी रख रहा हूँ, एक आध 2-3 वीडियो तक मैं और देखूंगा, और पाइथन पे अगर देखने वाले लोग नहीं मिले तो आई विल क्लोज द पाइथन लैंग्वेज कंटिन्यूएशन, और C++ पे चलता रहेगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपके काम की है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं, इस पर चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, वो लोग पाइथन पे करते हैं कोड, लेकिन वही नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं, ईश्वर जाने, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये लास्ट प्रोग्राम था जो मैंने C++ में किया था। ये पाइथन में आप देख सकते हैं कि nth टर्म फिबोनाची को प्रिंट करने का हमें प्रोग्राम बनाना था। तो nth टर्म फिबोनाची को प्रिंट करने के लिए आप अगर इसको प्रोग्राम को देखें तो अगर हमने n5 दिया है तो आपको पता है कि ये 5 आएगा इसका रिजल्ट। और मैंने इसको करके ये भी दिखाया था कि हमारा प्रोग्राम, ये रिकर्सिव प्रोग्राम फंस जा रहा था। अगर मान लीजिए कि मैंने n की जगह मैंने एक लूप चला दिया, मैंने कहा फॉर n इन रेंज, मैंने कहा कि भाई 50 तक प्रिंट करो। ठीक है, तो 50 तक प्रिंट करने का क्या मतलब है? 50 तक प्रिंट करने का मतलब हमें 50 तक की फिबोनाची चाहिए। तो हमने कहा कि n को प्रिंट करो, n के साथ में थोड़ा सा गैप दे दो, और फिर फिबो ऑफ n को प्रिंट कर दो। ठीक, तो आप अगर इसको रन कराएं तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम चलेगा, और आप देख सकते हैं 30 तक तो बड़ी तेज़ी से दौड़ा, 31, 32, और अब हमारा प्रोग्राम स्लो हो गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम स्लो क्यों हो गया? अब आप देख सकते हैं कि 34 पे जाके हमारा प्रोग्राम अटक गया। ठीक है, जबकि ये C++ में 39 पे जाकर अटक रहा था। ठीक, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या समस्या हुई है। तो समस्या हम लोगों ने समझा था। समस्या हम लोगों ने ये समझा था कि जब अगर आप देखिए तो ये रिकर्जन ट्री मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि फिबो ऑफ 2 हम एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं और हम इसको दोबारा कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। फिबो ऑफ 3 हम एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा हम फिर से यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक बार अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोबारा हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्जन से टाइम लिमिट एक्सीड की प्रॉब्लम आ रही थी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और क्यों आ रही थी? क्योंकि आप देखिए फिबो ऑफ 2, फिबो ऑफ 2, फिबो ऑफ 2, एक कैलकुलेशन जो आप कर चुके हैं दोबारा फिर से वही काम कर रहे हैं, दोबारा फिर से वही काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो पहले घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, और उनके पास कोई वैसा अनुभव हो तो उनसे कहिए कि हाँ, वो उनसे पूछ लीजिए। मान लीजिए आपको कोई काम करना है तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा ये काम कर लें, पापा ने कहा कि हाँ ये काम कर लो, तो आप कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं ये काम मैंने नहीं किया, तब आप करके देखिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे दो तरीके से। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के दो अप्रोचेज होते हैं, एक होता है मेमोराइजेशन और एक होता है टेबुलेशन। मेमोराइजेशन को बोलते हैं टॉप डाउन और टेबुलेशन को बोलते हैं बॉटम अप। तो मेमोराइजेशन में होता क्या है? मेमोराइजेशन को अगर हम लोग फार्मूलाइज करें तो मैं कह सकता हूं कि मेमोराइजेशन इज इक्वल टू, मेमोराइजेशन को आप इस तरीके से फार्मूलाइज कर सकते हैं कि मेमोराइजेशन इज इक्वल टू रिकर्जन, और रिकर्जन के साथ में आपको क्या जोड़ देना है? स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है। इसको मैं कैसे बताता हूं? इसको मैं क्लास में ऐसे बताता हूं कि आपने, ये आप हैं, ये रिकर्जन मतलब आप हैं, और ये है हमारे बाबा जी की खोपड़ी। तो जब भी हमको कोई चीज़ करनी होगी, मतलब मुझे कोई चीज़ करनी होगी, तो मैं बाबा जी से पूछूंगा बाबा जी
ये आप जानते हैं ये कैसे होता है? मतलब हो सकता है भाई हर आदमी तो एक ही तरह के लाइफ साइकिल से गुजरता है ना। तो हमने बाबा जी से पूछा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा कि क्या ये काम आपने पहले कर रखा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर रखा है, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं किया, तब हम करके देखेंगे। इसका मतलब यह है कि हर रिकर्जन कॉल में हम चेक करेंगे स्टोरेज में कि क्या रिजल्ट पहले से कैलकुलेटेड तो नहीं है। कैलकुलेटेड अगर है तब तो हम यहीं से रिजल्ट लेके इसको दे देंगे, और नहीं कैलकुलेटेड है तो फिर पूरा कैलकुलेट करके स्टोरेज के अंदर वापस फिल कर देंगे। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हमें n की 5 की फिबोनाची कैलकुलेट करनी है, तो बेहतर होगा कि हम एक एरे लें डीपी ऑफ n+1 साइज का। n+1 साइज का n+1 साइज का एरे क्यों लेंगे, अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो 6 साइज की एरे बनेगी। तो 6 एरे का क्या मतलब हुआ? 6 एरे का मतलब ये हुआ कि आपका बना dp ऑफ 0, dp ऑफ 1, dp ऑफ 2, dp ऑफ 3, dp ऑफ 4 एंड dp ऑफ 5। ये बना आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू असाइन करनी होती है जो रिजल्ट का पार्ट ना हो। तो फिबोनाची अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता था? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये सब नंबर फिबोनाची में होते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 0, 1, 2 डालेंगे तब तो वो रिजल्ट का पार्ट है। तो रिजल्ट का पार्ट क्या नहीं है? तो रिजल्ट का पार्ट हम एक ऐसी वैल्यू डालेंगे जो यहाँ पे रिजल्ट में अवेलेबल ना हो। तो जैसे -1, तो -1 रिजल्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप -1 को यहाँ पे रख सकते हैं। -1 आप आराम से यहाँ पे रख दीजिए। अब जब -1 आपने यहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको उठाइए अपने रिकर्जन वाले फंक्शन को, ये फंक्शन आप इसको उठाइए। बिल्कुल सिंपल है। इसको आप उठा के क्या करेंगे? इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको एज इट इज रहने दीजिए, मैं नीचे लेकर के आऊँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पर हमने सिंपल, अब हम क्या पास कर देंगे? इस फंक्शन के साथ में हम उस डीपी एरे को ही पास कर देंगे, ठीक है। डीपी एरे को पास कर देंगे, और डीपी एरे को पास करने के बाद हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर ये कैलकुलेट नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करके कहाँ पर रख दो? डीपी ऑफ n के अंदर उसको रख दो, और फिर रिटर्न कर दो किसको? डीपी ऑफ n को रिटर्न कर दो। अगर नहीं कैलकुलेट है तो अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज अगर कैलकुलेटेड है तब क्या करिए? एक बार आप पूछिए कि ऐसा तो नहीं कि पहले से कैलकुलेटेड है। तो कैसे पहले से क्या कैलकुलेटेड है? हमने कहा कि अगर डीपी ऑफ n की वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे आपको बताया कि आप सब में क्या रखना है? -1। मान लीजिए -1 होने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी चीज़ नई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन अगर -1 नहीं है, इफ़ नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट कैलकुलेट हो चुका है। और रिजल्ट कैलकुलेट हो चुका है तो हम क्या कर दें? रिटर्न कर दें। डीपी ऑफ किसको? n को हमने रिटर्न कर दिया। तो बस यही एक चीज़ है रिकर्जन में जो स्टोरेज का काम यहाँ पे कर रही है आपको, ठीक है। तो इतने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? आइए करके देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था आपको? अब इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे हम लोग, बल्कि Ctrl+C दबा दे रहा हूँ मैं। अब मैं आ रहा हूँ अपने प्रोग्राम पे। मैंने कहा था कि पहले इसको अभी पहले हम एक एक टर्म की देखते हैं ना, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे होगा। लेकिन अभी पहले हम लोग एक एक टर्म देखते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया कि n मान लो हमने लिया 5, ठीक है। तो n5 लेने के बाद आप इसकी डीपी एरे बनाएंगे कितने की? n+1 साइज की। तो कैसे बनता है? अगर इसके अंदर -1 रखना हो तो आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं। -1 फॉर i इन रेंज क्या कर सकते हैं आप? n+1, ठीक है। ये बन गया आपका। अब क्या किया आपने कि अब फीबो फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया? फीबो फंक्शन के अंदर आपने एक तो n को पास किया, एक आपने डीपी एरे को पास कर दिया, और ये जो भी रिजल्ट लेके आएगा उस रिजल्ट को आप प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक। ये आपने प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया? आपने कहा कि अगर ये कैलकुलेट नहीं है तो इसको कैलकुलेट कर दो और असाइन कर दो, और असाइन करने के बाद इसको आप वापस कर दो यहाँ पर, रिटर्न डीपी ऑफ n को वापस कर दो, ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड है, इसका मतलब हम चेक करेंगे, यदि डीपी ऑफ n नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेट हो चुका है, तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ किसको? n को। तो पहले 5 पे क्या आना चाहिए?
5 ही आना चाहिए। तो इसे मैं रन करा के देखूँ, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर भी तो डीपी अरे पास करना पड़ेगा हमको। इन दोनों फंक्शन कॉल पे डीपी अरे पास कर दीजिए। ये देखिए, अब कहाँ दिक्कत है भाई? ओहो, मेन जगह ही नहीं पास किया हमने। ऊपर जाइए, यहाँ पे ये आपने पास कर दिया डीपी अरे, और ये रन कराया हमने। 5 का 5 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर? अब मान लीजिए हमने दिया 45। अब देखिए कि ये 45 को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। आप देखिए तुरंत कैलकुलेशन होके आएगी, तुरंत आ गई। अब इसको जो सीरीज वाले फॉर्म में देख लिया जाए तो आपको और ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो आप ऐसे समझिए कि इस n को मैंने हटा दिया, और ये जो चीज़ है मैं अब इसको लूप के अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जब लूप के अंदर मैं लेके जाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यही चीज़ मैंने लूप में डाल दिया, और मैंने कहा कि किसको प्रिंट करो, n को प्रिंट करो, फिर थोड़ा सा गैप दो, और फिबो ऑफ n db को प्रिंट करो। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि 50 तक कैलकुलेट होने के लिए 49 तक कैलकुलेट हुआ, और बिल्कुल भी इसने समय नहीं लिया। जबकि पिछली बार क्या हुआ था, 30 पर ही जाकर के ये रुक गया था, है कि नहीं? तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको आप, ये कितनी तेजी से काम कर रहा है। अगर आप रिकर्सिव काम कर रहे थे तो क्या कर रहा था, बहुत तेजी जाके 30 पे रुक जा रहा था, लेकिन ये खट 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 पूरा का पूरा कैलकुलेट होके चला आया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में आप देख लीजिए हुआ क्या है। अब ये हुआ क्या है, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने बनाया था एक, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हमने n की वैल्यू कितना लिया था, मान लीजिए n की वैल्यू 5 लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। एक हमने डीपी अरे बनाया था किस साइज का, n+1 साइज का। तो n+1 का मतलब 6 साइज का एरे बना था। तो ये क्या है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और 4 और 5 साइज का एरे बन गया। मान लीजिए कि हमने फिबो ऑफ 5 पे काम करना स्टार्ट किया, तो फिबो ऑफ 5 पे अगर ये काम करेगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस बात को जरा समझिएगा। मैं फिबो की जगह f लिख रहा हूँ हर जगह। तो ये पहले 5 ने किसको कॉल किया, 5 ने कॉल किया 4 को, f ऑफ 4। 4 ने किसको कॉल किया, 3 को। 3 ने किसको कॉल किया, 2 को। 2 ने किसको कॉल किया, 1 को। जैसे ही ये 1 आया तो 1 रिटर्न करेगा इसको वापस 1। क्यों? क्योंकि 1 हमारी बेस कंडीशन थी ना कि n 1 हो तो रिटर्न 1। तो 1 आया, यहाँ पे 1 आया। अब इसकी दूसरी कॉल, भाई हर बार 2 कॉल है ना, तो दूसरी कॉल मतलब -2, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 पे क्या रिटर्न होगा, 0। तो 1 + 0 1। अब ये देखिए फिबो ऑफ 2 पे आ रहा है क्या, 1। तो ये फिबो ऑफ 2 पे, मतलब ये जो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा था यहाँ पर डीपी ऑफ n = 2, तो ये क्या करेगा, ये जा करके फिबो ऑफ 2 पे 2 को स्टोर कर देगा। सही है। उसके बाद क्या होगा, अब ये रिटर्न करेगा यहाँ से 1, सॉरी फिबो ऑफ 2 पे रिटर्न करेगा 1 को, क्योंकि 1 + 0 1 हुआ। अब 1 यहाँ से गया। अब 3 क्या करेगा, 3 पहला कॉल तो कर चुका, अब दूसरा कॉल करेगा किसके लिए, -2 के लिए। तो -2 मतलब फिबो ऑफ 1, तो फिबो ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, 1। तो 1 + 1 2, तो फिबो ऑफ 3 पे क्या जाके स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे आया। अब 4 की एक कॉल तो हो चुकी है -1 वाली, कौन सी बची है, -2 वाली। तो -2 का मतलब फिबो ऑफ ये आपका 3 था, -2 मतलब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए बात को, तो n की वैल्यू 2 है, तो चेक करेगा क्या डीपी ऑफ 2 पहले नॉट इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो डीपी ऑफ 2 -1 नहीं है, 1 है इस समय। सही बात है, तो रिटर्न कर दो जो भी वैल्यू है वाली, डीपी ऑफ n की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो डीपी ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, 1 है, तो 2 1 3। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है, अब इसके लिए दोबारा कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे आया 2 + 1 1, कहाँ पे 4 पे, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 4 पे स्टोर हो गया 3। अब 5 का एक कॉल तो हो चुका है, -1 वाला, -2 वाला बाकी है। -2 का मतलब फिबो ऑफ 5 -2 मतलब 3। अब चेक करेगा 3 पहले से कैलकुलेटेड है क्या, तो 3 कैलकुलेटेड है, वैल्यू कितनी थी 2, तो इसको 2 को रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो फिबो ऑफ 5 पे 5 स्टोर हो जाएगा। तो अब हुआ क्या टेक्निकली, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए। हालांकि बेस कंडीशन यही थी, स्टोर नहीं करवाया था मैंने, लेकिन बेसिकली होता यही है। अब देखिए, अब स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब है कि अगर रिजल्ट 0 है तो 0, सॉरी अगर n 0 है तो रिजल्ट 0, n 1 है तो रिजल्ट 1, n 2 है तो रिजल्ट 1, n 3 है तो रिजल्ट 2, n 4 है तो रिजल्ट 3, n 5 है तो रिजल्ट 5।
तो चूंकि n की वैल्यू 5 थी इसीलिए हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर रिटर्न करा दिया था। ठीक है, तो होपफुली आपको अब इस कोड का माइक्रो एनालिसिस समझ में आया होगा कि ये कोड किस किस तरीके से काम कर रहा है। तो डीपी में हमने सिर्फ इतनी चीज ऐड किया मेमोराइजेशन में, रिकर्जन में, कि हमने अपने पास्ट इतिहास को देखा कि अगर हमने कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम क्यों दोबारा कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और ये हमारे प्रोग्राम की रिकर्जन ट्री को, अगर आप देख सकते हैं रिकर्जन ट्री पहली बार कितनी बड़ी बनी थी, दूसरी बार सेम प्रॉब्लम के लिए हमारी रिकर्जन ट्री कितनी छोटी बनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि रिकर्जन ट्री छोटी हो रही है इसलिए हमारा प्रोग्राम तेज हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, खूब दिमाग लगा के मन से समझिए, मज़ा आएगा। थैंक यू।